हेलो दोस्तों, मैं रितेश रोशन। वेलकम टू द मौर्य क्लासेस। मैं पिछले वीडियो में अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर रखकर दर्पण में हम प्रतिबिंब को क्या किए थे, बनाए थे। आज हम उत्तल दर्पण में वस्तुओं को रख करके क्या करेंगे, बनाएंगे। जो स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वे जा करके वीडियो को देखें, लाइक करें, उसे शेयर करें। और हम उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति का किरण आरेख खींचेंगे। आज उत्तल दर्पण में एक उत्तल दर्पण लेंगे। हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में जो होता है खोखले कांच का जो टुकड़ा ही होता है जिसके में अंदर की तरफ स्थित होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि वैसा दर्पण जिसका अंदर की ओर स्थित हो तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में हमको पता है कि यहाँ पर क्या है, सेंटर है। यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पर ये फोकस, यहाँ सेंटर और यहाँ पोल है। एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में वस्तु को हम उत्तल दर्पण में हम वस्तु को अगर अनंत, ये फिजिक्स में यहाँ पर अनंत कहलाता है। और अनंत और ध्रुव के बीच में हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। जब वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच हो तो वस्तु की स्थिति अनंत और कहाँ के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, तो हम एक किरण आरेख खींचेंगे अनंत। हम बताए थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलने कोई वस्तु ए है, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण के परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो परिवर्तित किरण को मिलाएंगे, परिवर्तित किरण को क्या किया, मिलाएं। फिर एक और किरण हम खींचेंगे और ये ध्रुव से होकर के जाएगा थीटा एंगल बनाते हुए, और थीटा एंगल बना करके क्या होगा, चला जाएगा। और हम आप लोग को बोले हैं कि जहाँ पर प्रवर्तित किरण आकर के मिलती है या जहाँ पर कटती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो हम प्रवर्तित किरण को अगर मिलाते हैं तो ए यहाँ पर जा कर के क्या होता है, कटता है, जो इसका प्रतिबिंब एडस बना, इसका प्रतिबिंब एडस बना, इसका प्रतिबिंब क्या बना, एडस बना। तो हम लिख सकते हैं कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। आप ही लोग बताइएगा कि जो वस्तु है काल्पनिक प्रतिबिंब बना है वस्तु का या वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना है, वस्तु दर्पण की ओर है और प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि काल्पनिक है। यानी कि वस्तु प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब काल्पनिक है। और देखिए क्या है, सीधा है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा होगा। आप इतना बात को अगर एग्जाम में लिखते हैं कि अगर कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच अगर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कब और कैसे बनता है, उस वस्तु की प्रकृति क्या होती है, तो उसके बारे में हम लिखते हैं कि जब उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। ये बात को आपको लिखना है। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जब वस्तु जिधर है अगर उधर ही प्रतिबिंब बन जाए
जिस ओर वस्तु है उसी ओर अगर प्रतिबिंब बने तो वस्तु क्या होगा? वास्तविक। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। जब वस्तु दर्पण के इस ओर हो और प्रतिबिंब दर्पण के उस ओर बने तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक होगा। जब प्रतिबिंब जिस डायरेक्शन में खड़ा हो उसी डायरेक्शन में अगर प्रतिबिंब जिस डायरेक्शन में वस्तु खड़ा हो उसी डायरेक्शन में अगर प्रतिबिंब बन जाए तो कह सकते हैं कि सीधा होगा। अगर उसके विपरीत डायरेक्शन में बन जाए, जैसे कि ए ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर बन जाए, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। और ये प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। अब हम बात करेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हम लोग बात करेंगे दूसरे किरण आरेख का। दूसरे किरण आरेख, दूसरे किरण आरेख का क्या करेंगे? बात करेंगे। कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए है वस्तु और इसको हम किरण आरेख खींचते हैं, क्या होगा? फोकस होकर क्या करेगा? गुजरेगा। अब एक वस्तु है, इसका एक और प्रतिबिंब खींचते हैं। जब वस्तु कहाँ स्थित रहता है? अनंत पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो हम बात करेंगे कि फोकस पर कैसे बनता है। तो वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर। ए भलो सीमित नहीं होगा, बोलो। अनंत से कहाँ से किरण आ रही है? अनंत से। अनंत से एक किरण आ रही है और ये भी किरण कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। और ये क्या करेगी? चली जाएगी। हम जब परावर्तित किरण को मिलाते हैं तो वस्तु कहाँ बनती है? फोकस पर। तो हम लिख सकते हैं कि जब उत्तल दर्पण के सामने दर्पण के सामने वस्तु जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फोकस पर बनता है जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा होता है। परीक्षा में अगर उत्तल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति अनंत पर रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा। अब बोलिएगा कि इसको में आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच क्यों नहीं रख सकते हैं? हम दर्पण में इधर से अगर चेहरा देख रहे हैं तो हमें चेहरा दिखाई दे रहा है। दर्पण के अंदर वस्तु को तो नहीं ना रखा जा सकता, बाहर ही रख सकते हैं। तो अनंत पर एक रख सकते हैं और एक अनंत और एक दर्पण के बीच में रख सकते हैं। तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि ध्रुव और अनंत, या ध्रुव अनंत और ध्रुव को जगह पर दर्पण भी बोला जा सकता है। ये नहीं कि दर्पण बोलेगा तो आप ध्रुव को समझ रहे हैं दर्पण के जगह पर। तो जब अनंत पर स्थित हो सकता है, दूसरा वस्तु अनंत और दर्पण के बीच स्थित हो सकता है, तीसरा नहीं, संभव नहीं है। तो हम लोग उत्तल दर्पण में 3 किरण आरेख को क्या किए? जाने। हम लोग उत्तल दर्पण में कितने किरण आरेख को जाने? 3 किरण आरेख को। अब हम बहुत अच्छे तरीक़े से, जो स्टूडेंट बार बार घबरा जाते हैं कि एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसा कि हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहे हैं और स्टूडेंट लोग वहाँ पर क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। जैसा कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि निम्नलिखित में तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण में प्रतिबिंब
किस दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है? किस दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है? किस दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है? ऑप्शन ए में रहेगा उत्तल, ऑप्शन बी रहेगा अवतल, सब दर्पण है, इन्हें उत्तल लेंस समझ लेना। सी है समतल, समतल, और डी है सभी। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो इससे डरना नहीं है। तो काल्पनिक हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में भी काल्पनिक बनता है और समतल दर्पण में भी काल्पनिक बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या कीजिएगा? टिक आउट करेंगे। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों में बनता है, उत्तल में भी, अवतल में भी, समतल में भी, इनमें से सभी। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काल्पनिक के स्थान पर सीधा कर देगा, सीधा, काल्पनिक के स्थान पर क्या कर देगा? सीधा अगर कर दिया जाए कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है? सीधा बनता है, किसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है? सीधा बनता है। तो हम जानते हैं कि जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? सीधा होती है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सभी। इसका आंसर क्या होगा? सभी। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। एक और टाइप से क्वेश्चन कहा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है? मैं केवल निम्नलिखित में से किसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से किसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है? सीधा प्रतिबिंब, तो सीधा होगा तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? ऑप्शन डी में दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन डी, ए और बॉल दोनों, एप्पल एंड बॉल दोनों। तो आपको घबराना नहीं है। सीधा प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब केवल सीधा बोल रहा है तो केवल सीधा उत्तल में बनता है, उत्तल में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, और समतल में भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि समतल और उत्तल दोनों में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक की जगह पर सीधा भी लिख सकता है, सीधा की जगह पर काल्पनिक भी लिख सकता है। आपको घबराना नहीं है। अगर केवल बोलेगा तो केवल में आपको ध्यान रखना है कि समतल और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब इन लोग का दर्शन नहीं है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब की जब बात करें तो उसमें उत्तल दर्पण ही शामिल हो जाएगा, और उत्तल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। आपको ध्यान रखना है, उत्तल में बड़ा, छोटा, बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से उत्तल और समतल दोनों ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो उसमें क्या आंसर होगा? समतल में और अवतल में, समतल और अवतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल और अवतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है, समतल और अवतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये आपको बात को याद रखना है, समतल और अवतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है। एक और पर लिखना है नोट पॉइंट में कि समतल और उत्तल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है। केवल काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। लिखेगा कि अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा, काल्पनिक तो सीधा होगा, काल्पनिक सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है, दोनों बनता है।
ये पॉइंट को आपको याद रखना, बहुत ही पॉइंट है। समतल और अवतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब तीनों बनता है। अब फिर हम बात करेंगे, एक ये सब नोट्स पॉइंट को लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं इसमें कि केवल पूछ देता है, कभी कभी केवल नहीं पूछता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एकदम। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे कि अवतल में अवतल उत्तल और समतल तीनों दर्पणों में छोटा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। छोटा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है। छोटा प्रतिबिंब समतल नहीं होगा, इसमें उत्तल और समतल दर्पण में उत्तल एवं अवतल दर्पण में छोटा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि समतल दर्पण में छोटा या बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसमें केवल बराबर का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब उसका बनेगा। यानी कि समतल में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या होता है, बराबर होता है, उसमें घबराना नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण में A बराबर R/2 को सिद्ध किया था। फिर उत्तल दर्पण में A बराबर R/2 को सिद्ध किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका बनाने के लिए उसका आवश्यक जरूरी है, जैसे कि जिसे चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के नाम से जाना जाता है। तो उसे चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं, और यह न्यूमेरिकल के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं। तो हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी या चिन्ह परिपाटी का डिफिनेशन भी एक बार पूछा जा चुका है। चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी दर्पण में लिखना है कि दर्पण में विभिन्न दूरियों पर प्रचलित जो चिन्ह है उसी को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है कि दर्पण में जो चिन्ह परिचालित है उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें हैं। हम इसमें कौन कौन से बातें हैं जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में वैलिड होते हैं। तो हम लोग बहुत ही पॉइंट है और इसको जरूर से जरूर याद रखना है। निम्नलिखित बातें प्रचलित है, उसमें पहला है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है,
दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके लिए हम एक ट्रिक देंगे और उसके माध्यम से आपको कभी ज़िंदगी में भी नहीं भुलाइएगा, ठीक। आप लोग को याद रखना है। जैसा कि एक ट्रिक है, अनूप नाम के कोई लड़का है, अनूप नाम के कोई क्या है, लड़का है, अनूप। इसको याद रखना है। ए से हो गया अवतल, ए से अवतल, एन से निगेटिव माने ऋणात्मक, यू से उत्तल, पी से पॉजिटिव। यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। पॉजिटिव माने धनात्मक होता है और निगेटिव माने ऋणात्मक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि निगेटिव माने मार दीजिएगा धनात्मक और पॉजिटिव माने ऋणात्मक। तो बिहार बोर्ड के लेकिन कि इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर रहता है, ये बात ध्यान में रखना है बाबू, न तो घबरा जाएगा तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। फिर सब पढ़ावल फिर नेक्स्ट लिखेंगे इसमें ही दूसरा पॉइंट कि दर्पण में ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक जबकि नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। जैसा कि हम बता सकते हैं, हम लोग क्लास 3, 4, 5, 6 जो भी में पढ़ना हो, हम लोग ऐसा एक पढ़े थे निर्देशांक में कि ऊपर जो जाएगा वो क्या होगा, प्लस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4, +5। आपको याद रखना है कि अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो दूरी क्या होगा, प्लस में, अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो दूरी क्या होगा, माइनस में। तो दर्पण में भी वैसा ही होता है। अगर आप ऊपर की ओर दूरी मापते हैं तो धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। बोलाना ना बाबू, ठीक ना। ऊपर की ओर दूरी मापी गई दूरी धनात्मक और नीचे की ओर दूरी मापी गई दूरी। जैसा कि कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, यह है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में कोई कहेगा कि कोई वस्तु को 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, हम रखते हैं 20 मीटर ऊंचा। ये वस्तु कितना मीटर ऊंचा है, 20 सेंटीमीटर में रखो ना हो, 20 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचा है। अभी तक जिंदगी में हम सभी वस्तुओं को यहाँ से यहाँ तक रखे हैं, अब ऐसे ही खड़ा करके रखे हैं। ये ना कि कभी ऐसे भंग वस्तु रखे हैं, ना ऐसे ही वस्तु रखे हैं हम। ध्यान में देना, इतिहास गवाह है कि हम वस्तु को कैसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, ठीक ना। तो वस्तु को हम ऊपर की ओर लंबाई मापेंगे, ये ना कि फीता धर करके यहाँ से नीचे की ओर नहीं नापना है, ऊपर की ओर क्या करेंगे, लंबाई को मापेंगे। जैसा कि हमारा ही लंबाई मापा जाएगा तो जो पैर है इससे ना मापा जाएगा, पैर से ना मापा जाएगा, यानी कि पैर से धरती में चला जाएगा नहीं। तो हम इसका जो बबुआ का पैर है यहाँ पर ही और इसका मूड़ी है यहाँ पर ही, इसका लंबाई ऊपर की ओर ना माप रहे हैं। यानी कि वस्तु की जो लंबाई है यू, वस्तु की लंबाई यू है। हम बताएंगे कि यू किसे कहते हैं। वस्तु की लंबाई कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर प्लस में, 20 सेंटीमीटर प्लस में। आप बात करते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब नीचे की ओर बना, वास्तविक है ना, वास्तविक ना, 20 सेंटीमीटर नीचे की ओर बना, 20 सेंटीमीटर नीचे की ओर बना। तो हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर और नीचे की ओर बना तो वस्तु दूरी यू है और प्रतिबिंब दूरी भी है। तो नीचे की ओर ना नापेंगे, इसका प्रतिबिंबवा के लंबाई नापेंगे तो ऐसे मापेंगे नीचे ही ना, तो लंबाई क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। क्या होगा, -20 सेंटीमीटर।
कहने का मतलब है कि जब हम किसी दर्पण में अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अगर हम उसकी प्रतिबिंब या वस्तु की लंबाई को ऊपर की ओर मापते हैं तो पॉजिटिव, जबकि नीचे की ओर मापते हैं तो निगेटिव। ठीक, निगेटिव और पॉजिटिव आप लोग को समझ में आ गया होगा। निगेटिव और पॉजिटिव समझ में गया ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण में दिखा दे रहे हैं। जैसा कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ही हो, यह है उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, वस्तु को यहाँ पर रखते हैं 20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब इसका होता हुआ यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, ये है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर बना। ठीक, प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो हम बाबू बोलेंगे कि जो वस्तु है, कौन सी है, वस्तु है, इसका प्रतिबिंब एडस बना, तो वस्तु की जो लंबाई है क्या चीज़ है, प्लस में, क्योंकि लंबाई हम ऊपर की ओर माप रहे हैं, और जब प्रतिबिंबुआ की लंबाई भी ऊपर भांगे है तो यू क्या होगा, प्लस में, तो इसको क्या करेंगे, माइनस से प्लस करेंगे। ध्यान में रखना है कि जब हम ऊपर की ओर दूरी मापेंगे तो क्या होगा, प्लस, और नीचे की ओर माइनस। ऊपर की ओर मापी गई दूरी प्लस में, नीचे की ओर मापी गई दूरी माइनस में। हम ही ना कह सकते हैं कि प्रतिबिंब रहेगा तो नीचे की ओर मापेंगे और वस्तु रहेगा तो ऊपर की ओर मापेंगे। ये आपको नहीं सस्पेंस में रखना है, आपको जैसा दिया हुआ रहेगा वैसा हम मापेंगे। बोलेगा, जैसा कि एक क्वेश्चन बोला जा सकता है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, समझ जो कि काल्पनिक बन रहा है तो दर्पण की दूसरी ओर बनेगा, और काल्पनिक बन रहा है तो सीधा बनेगा। जब एक प्रतिबिंब सीधा हो गया तो सीधा बने कि जैसा जिधर के वस्तु उधर के प्रतिबिंब, तो क्या होगा कि ए मतलब कि प्लस में होगा। देखिए, ये वस्तु का लंबाई हम माप रहे हैं यहाँ से, तो कितना सेंटीमीटर हुआ, 20 सेंटीमीटर, और ये जो प्रतिबिंब का जो लंबाई है ये भी क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो हम ऊपर की ओर लंबाई माप रहे हैं तो क्या होगा, प्लस में, और वस्तु का भी लंबाई हम ऊपर की ओर माप रहे हैं तो क्या होगा, प्लस में। वस्तु जैसा कि दे देगा काल्पनिक है, काल्पनिक है, काल्पनिक है। जब वस्तु को अगर काल्पनिक बोल दिया गया तो बबुआ हम बताए हैं कि काल्पनिक जब हो गया तो वस्तु अगर इधर है तो प्रतिबिंब उधर बनेगा, उधर माने दर्पण के उस साइड। तो प्रतिबिंब जब इधर बन रहा है तो प्रतिबिंब काल्पनिक है। तो हमने बताए थे कि इतिहास गवाह है कि जो काल्पनिक बना है वो क्या बना है, सीधा बना है। काल्पनिक बना है वो सीधा बना, तो सीधा बना दिए। और वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में, प्लस में। यही जगह पर बोल देता कि जो उत्तल दर्पण में एक प्रतिबिंब बना है और वास्तविक बना है। सबसे पहला नंबर तो उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अगर उभता हुआ बना ही देगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनल है और उल्टा बनल है ना, काल्पनिक बनल है और उल्टा बनल है, उल्टा बना दिए, लंबाइयाँ कैसे मिलेंगे, -20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा पूरा बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि दर्पण में आपतित किरण की ओर मापी गई दूरी, दर्पण में देखो नेक्स्ट टॉपिक निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी का ये जो तीसरा पॉइंट है। दर्पण में आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, दिशा माने डायरेक्शन, दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, हम घबरा जाते हैं कभी कभी, धनात्मक, और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। देखो ध्यान से कि जब कोई एक दर्पण बनाते हैं, दिस इज ए मिरर, इट इज द मिरर ऑफ एनी इमेज हु इज द प्रेजेंट ऑफ दिस पॉइंट। तो कोई अगर वस्तु रखा हुआ है, वस्तु
इसका प्रतिबिंब बना यहाँ, देखिए इसका प्रतिबिंब वस्तु ए है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बना, ठीक। तो हम जब वस्तु की जो लंबाई जो नापते हैं, ये बात को नहीं बताए थे बाबू कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दूरियां कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाएगी। कैसे? हमने की लंबाई गोड़ से मापा जाता है, मापा जाता है ना। बेंचों पर खड़ा रहेगा तो जहाँ पर पैर रहेगा वहीं से लंबाई मापाएगा। तो दर्पण में सभी दूरियां बोलेगा कि वस्तु दर्पण से कितने सेंटीमीटर दूरी पर है। इधर से कहाँ से बोलेंगे कि कितना सेंटीमीटर दूरी पर है। कोई अगर यहाँ से लंबाई नापेगा तो कोई अगर यहाँ से लंबाई नाप देगा। तो यहाँ से लंबाई नहीं नापना है, कहाँ से लंबाई नापना है? दर्पण से। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि दर्पण में विभिन्न दूरियों को कहाँ से मापा जा सकता है, जाता है तो वहाँ कहाँ से? पोल से, यानी कि ध्रुव से। ये ध्रुव से कितना सेंटीमीटर दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। कितना सेंटीमीटर दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। ये भी बना 10 सेंटीमीटर दूरी पर। अब वस्तु दूरी ना है, ओ माय गॉड, वस्तु दूरी है, क्या है? वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी यू होता है, ठीक ना। यू कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर कि माइनस 20 सेंटीमीटर? माइनस 20 सेंटीमीटर। बताएंगे कि माइनस कैसे होगा। माइनस 20 सेंटीमीटर। अभी जो है 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। हम बोलेंगे कि माइनस आपतित किरण की दिशा कैसा होता है। हम ही सबसे पहला नंबर बताए हैं कि जो आपतित किरण ऐसे ना आता है, हो ऐसे ना आता आपतित किरण। तो आपतित किरण की जो दिशा में माप रहे हैं दूरी, हम आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, नहीं, आपतित किरण इधर जा रहा है और दूरी माप रहे हैं इधर, तो माइनस से ना होगा। इसका भी दूरी इधर जा, आपतित किरण दूरी माप रहे हैं इधर, तो क्या होगा? माइनस होगा। जैसा कि प्लस कब होगा कि एक वस्तु कि जब वस्तु रहे यहाँ पर, उसका प्रतिबिंब बन जाए यहाँ पर। जो पीछे बताए थे उसको प्रतिबिंब हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जहाँ पर ई लिखा हुआ था वहाँ पर एच होगा और जहाँ पर भी लिखा हुआ था वहाँ एच आई होगा। इसके बहुत अच्छा से हम लोग समझेंगे क्या होता है एच आई, क्या होता है एच ओ, क्या होता है यू, क्या होता है भी, क्या होता है एफ, ETC। तो वस्तु की जो दूरी है ए, अब इसका प्रतिबिंब अगर इधर बन जाए, इधर, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर अगर बन जाए तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब ए डैश बना, तो वस्तु दूरी ई होगा माइनस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आपतित किरण जा रहा है इधर और प्रतिबिंब के लंबाई नाप रहे हैं इधर, तो हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर। और भी जो होगा आपतित किरण जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम दूरी को माप रहे हैं। नापो, यहाँ से नाप रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो कौची में हुआ? प्लस 10 सेंटीमीटर। यानी कि कह सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, जबकि उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये आपको बात को क्या करना है? याद रखना है, ठीक ना, कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि दर्पण में सभी दूरियां को, दर्पण में इन द मिरर में सभी दूरियां को ध्रुव से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। जैसा कि हम बताए थे कि ये जो दर्पण है, दिस इज मिरर, एनी डिस्टेंस वी टेक दिस पॉइंट, क्या लेंगे? कहाँ से लेंगे? ध्रुव से लेंगे। सभी दूरियां को ध्रुव से मापते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर C है, यहाँ पर F है, यहाँ पर अनंत है। तो सभी दूरियां कहाँ से लेते हैं? ध्रुव से, यानी कि ध्रुव से 20 सेंटीमीटर, ध्रुव से 20 सेंटीमीटर। ऐसे ले सकते हैं ध्रुव से 30 सेंटीमीटर। तो दूरी कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से मापा जाता है। आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। फिर हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती है? अवतल दर्पण में जब सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अवतल दर्पण में ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक, नीचे की ओर दूरी मापी गई ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इतना हम लोग पॉइंट को क्या किए? कवर किए।
आप लोग बात करते हैं अवतल और उत्तल दर्पण में। हम बात करते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। फिर बात करेंगे हम कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है। बहुत ही VVI इस बार 2022 में चल रहा है। 2022 में दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए 5 मार्क्स में आ चुका था। इसको VVI कर दीजिए कि आने वाला टाइम में आपकी बारी। तो दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण में विभिन्न दूरियों को मापने के लिए जो इसमें U, V और F के बीच जो संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण में वस्तु दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V के बीच संबंध बताने के लिए वस्तु दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V कि वस्तु दूरी U प्रतिबिंब दूरी V और फोकस के बीच संबंध बताने के लिए जो फोकस दूरी के बीच संबंध जो बताता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u प्लस 1/v। 1/u प्लस 1/v = 1/f, जहाँ u क्या है, वस्तु दूरी। u क्या है, वस्तु दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। तो हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में जाने कि दर्पण सूत्र क्या होता है और इसमें U, V और F के बीच संबंध बताने के लिए जो संबंध बल बताता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में दर्पण सूत्र को साबित करेंगे कि दर्पण सूत्र 1/f = 1/u प्लस 1/v कैसे होता है। और हम लोग बहुत ही VVI एक क्वेश्चन है और आप लोगों को एग्ज़ाम में एक बार 2 बार की क्या मतलब कि पूछ दिया गया है। हमको भी ध्यान में नहीं कितना बार पूछा, लेकिन पूछा है। ये क्वेश्चन पूछते रहता है, अब आप लोग को याद रखना है। और हम सारे न्यूमेरिकल जो हैं उसको इसी बेसिस पे बनाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग आवर्धन की बात करेंगे। आवर्धन में हम लोग उसका प्रूफ जानेंगे कि आवर्धन में हम लोग प्रूफ कैसे होता है, आवर्धन क्या होता है। और उसके बाद हम लोग NCERT के जितने सारे क्वेश्चन हैं, जितने सारे न्यूमेरिकल हैं, उसको हम क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं फिर आता हूँ। धन्यवाद।